वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। मैं मैचंद अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं सिविल और मैकेनिकल की क्लासेस। तो बच्चे जो मैकेनिकल की क्लासेस देख रहे हैं, इस समय हम लोग शूट कर रहे हैं स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सब कूलिंग या अंडर कूलिंग रीजन टॉपिक है। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि हमें ये टॉपिक मिल नहीं पाते हैं। तो आप यूट्यूब सेक्शन पे सारी चीज़ें चल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है, आप यूट्यूब के पे जाएंगे जहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट कंटिन्यूस वहाँ पर आपको सीरीज से बनी हुई मिल जाएगी। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बेखौफ पूछ लिया करें, ठीक है। और रही हिंदी इंग्लिश की बात, तो ये टॉपिक जो है, अगर आप ज़्यादातर हिंदी में अगर इसको डिस्कस करेंगे तो आपका मतलब है कि आप ना SSC करने लायक हैं ना गेट करने लायक हैं, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, उसको थोड़ी सा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। और ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, सारी जगह से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, इसका भी हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आप इस चीज़ का लाभ उठाइए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी प्रमोट करिए और खुद भी पढ़िए, जिससे आपकी नॉलेज को इन्हांसमेंट मिलेगा और आप आगे जाके चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि आप अगर नॉर्मल चाहे ना, नॉर्मल किताबों से नहीं कर सकते। और ये आपको जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो आप सर्च करेंगे ना अपनी बुकों में, तो नॉर्मल बुकों में नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये हमने कई बुक से इकट्ठा करके मटेरियल बनाया है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछिए। चलिए देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सब कूल्ड या अंडर कूल्ड रीजन या कंप्रेस लिक्विड। अच्छा, ये बला होती क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं सब कूल्ड रीजन, अंडर कूल्ड रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट बात समझते हैं कि हमने बोला कि मेरा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, ठीक है। एक की पॉइंट समझते हैं, छोटी सी है। अगर इससे नीचे जो टेम्परेचर होगा, मतलब 99 होगा, 70 होगा, 80 जो भी होगा, उसको हम बोलेंगे सब कूल्ड लिक्विड। क्या बोलेंगे? सब कूल्ड लिक्विड या कंप्रेस लिक्विड या अंडर कूल्ड रीजन, ठीक है। इससे 1 डिग्री भी ऊपर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो ऊपर होगा 100 से, इसको बोलेंगे सुपर हीट रीजन या डिग्री ऑफ सुपर हीट। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो बेसिकली ये होती क्या बला है, वो ये है कि जो 100 से नीचे है वो सबकूल, अंडरकूल या कंप्रेस लिक्विड है, इससे ऊपर है वो सुपर हीट या डिग्री ऑफ सुपर हीट रीजन में है, ठीक है। यहां तक सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं टेक्निकल के में की ओर कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है इट इज अ रीजन विच एक्चुअल टेम्परेचर, जो वास्तविक टेम्परेचर है, इज लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग द टू दैट प्रेशर, ठीक है। हमें समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है, तो उसको समझने के लिए हम यहां पर ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी बेटा, ये तो हम जानते ही हैं। इधर का रीजन सुपर हीट रीजन है, इधर का सबकूल्ड रीजन है। मतलब इधर जो है पूरा का पूरा क्या है, ये लिक्विड है, इस साइड का लिक्विड लिक्विड है, और ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, और इधर पूरी गैस है। और हम जानते ही हैं बीच में क्या है, बीच में मिक्सिंग है बेटा, लिक्विड प्लस गैस की मिक्सिंग है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपने देखा होगा लेक्चर, तो हमने बोला था कि एक हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हमने बोला था, ठीक है। हमने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था, उसके बाद हमने 200 डिग्री सेल्सियस उसका माना था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इस पर ये जो पॉइंट था, ये इस पर पॉइंट क्या है, ये इसको बोलेंगे हम सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। ऐसे ये पॉइंट क्या है, यहां पर ये लिक्विड का सैचुरेशन है, ये गैस का सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट लिख लो चाहो तो इसको, ये सैचुरेशन पॉइंट। अब बेटा सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जैसे सैचुरेशन का मतलब कि हमने बोला कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री आप ऊपर बढ़े तो वो क्या करेगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग कंडीशन या सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्लास में अगर आप चीनी घोल रहे, कंटिन्यू घोल रहे, चीनी घुलना बंद हो जाए, इज द सैचुरेशन कंडीशन, कि चीनी अब आपकी घुलेगी नहीं लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर, वो क्या हो गई, वो सैचुरेशन कंडीशन हो गई। ऐसे यहाँ पे जो कन्वर्जन पॉइंट है, यहाँ से लिक्विड से अब हम कहाँ जा रहे हैं, गैस की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो सैचुरेशन पॉइंट है। मतलब कन्वर्जन पॉइंट से स्टार्ट होता है सैचुरेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं, इसको बोलेंगे, मैं यही लिख देता हूं,
सब कूल्ड रीजन इक्वल्स टू, अब देखो बेटा, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है और ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है। क्या पॉइंट है? एक्चुअल पॉइंट है। यहां पर सैचुरेशन पॉइंट क्या है और एक्चुअल पॉइंट क्या है? तो वैल्यू मेरी सैचुरेशन की ज्यादा है, एक्चुअल की कम है, तो यहां लिख दीजिएगा बेटा, यही पूछा गया था एसएससी ने, ये क्या हो गया, टी फॉर द सैचुरेशन पॉइंट माइनस टी फॉर द एक्चुअल पॉइंट। तो डिग्री ऑफ सबकूल्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया, डिग्री ऑफ सबकूल्ड टी सैचुरेशन माइनस टी एक्चुअल। वही लिखा हुआ यहां पर, एक्चुअल टेम्परेचर लेस देन, जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग दैट द प्रेशर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब जैसे मान ली ये पॉइंट, ये मैंने टेम्परेचर बोला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसी का वो प्रेशर होगा, यानी कि पी सैचुरेशन। टी 40 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे, टी 40 डिग्री सेल्सियस प्रेशर क्या है, स्टीम टेबल का हम यूज करना बताएंगे अभी। तो 40 डिग्री सेल्सियस के सामने के टेबल पे देख लेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर मेरा प्रेशर कितना है, तो वही लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग दैट द प्रेशर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब हम इसके मेन पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट है, द प्रेशर ऑन द लिक्विड वाटर इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन प्रेशर इज एट ए टेम्परेचर लिक्विड नोन एज अ कंप्रेस लिक्विड। प्रेशर ऑन लिक्विड वाटर ग्रेटर देन सैचुरेशन प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, पी सैचुरेशन से ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर लिक्विड वाटर नोन एज अ कंप्रेस लिक्विड बोलेंगे, जिसका लिक्विड का प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम कंप्रेस्ड लिक्विड। ये बात, ये जो यहां लिखा हुआ है वो यहां लिख दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर टी छोटा टी है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मेरा 1 एटमॉस्फेयर, और एक एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.01325 बार होता है, गुणा कर लीजिएगा पता लग जाएगा। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री है और प्रेशर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वाटर लिक्विड फेज में ही रहेगा। मतलब अगर ये बात कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो वाटर आपका जो कैसा रहेगा, वाटर इज एग्जिस्ट लिक्विड फेज, मतलब वो वाटर ही रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है डिग्री ऑफ सुपरहीट रीजन। अब ये डिग्री ऑफ सुपरहीट रीजन, वही चीज हम जैसे बोले थे, आप उसको वही डायग्राम बनाइए। डायग्राम हमने बनाया पीवी डायग्राम, और सुपरहीट का मतलब है कि अब हम कहां पहुंच गए, ये तो मेरा सैचुरेशन पॉइंट था और हम कहां पहुंच गए, एग्जाम्पल लिया था हमने 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, टी एक्चुअल माइनस क्या हो जाएगा, सुपर हीट रीजन का जो फॉर्मूला बनेगा, ये मेरा टी एक्चुअल माइनस टी सैचुरेशन, जस्ट उसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है। अब बात करते हैं थ्योरी की। इट इज अ रीजन इन विच एक्चुअल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू स्टीम टेबल। नेक्स्ट लिखा हुआ है सुपर हीट वेपर अप्रोक्सीमेट एज ए गैस। हमको पहले बताया गया था, हमने पहले बेसिक लेक्चर में बता दिया था कि जो सुपर मतलब वेपर है वो कैसे बिहेव करती है, एज ए आइडियल गैस बिहेव करती है। ठीक है, और उसमें क्या होती है, मिनिमम एरर होती है, या फिर टेम्परेचर ऑफ द गैस इज अबव द क्रिटिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ गैस। भाई क्रिटिकल वैल्यू से अबव है तो वो क्या कहलाएगी, गैस कहलाएगी। या फिर जो भी लिक्विड है मेरा वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, गैस ही बोलेंगे। ठीक है, और वो गैस वो है, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर हीट। मतलब मेरी जो गैस है 100 से ऊपर जा रही है, मतलब टेम्परेचर मेरा बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो गैस हो जाएगी। उसी गैस को हमने क्या बोला है, आइडियल गैस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए अच्छा, कुछ इसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं यही डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अगर जैसे हमने पढ़ा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक पढ़ा था पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर बेटा एन की वैल्यू 1.3 है तो इसको बोलेंगे सुपर हीट रीजन। अगर एन की वैल्यू क्या है, 1.3 है तो सुपर हीट रीजन है।
अगर n की वैल्यू 1.13 है तो वेट रीजन है, और n की वैल्यू 1.135 ये जो है वो इसको बोलेंगे ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन। और ड्राई सैचुरेशन कंडीशन का मतलब है उसमें वाटर की जो मिक्सिंग है वो 0% है। कितना है? वो 0% है। मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसको डिनोट करेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन को ऑलवेज x से। x इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन, अभी आगे पढ़ेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, इतनी बात लिख लीजिए। और लॉ जो रहेगा वो पीवी की पावर 1.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट या n रहेगा। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है कि n की वैल्यू अगर 1.3 है तो वो किस रीजन में है, तो ध्यान रखिएगा वो सुपर हीट रीजन में है। ठीक है, और सीपी की जो वैल्यू है वो सीपी की जो वैल्यू, सीपी किसकी बात करेंगे? सीपी ऑफ गैस की, सीपी ऑफ गैस कह लो या स्टीम कह लो, वो 2 से लेके 2.1 तक, मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर स्टीम कितनी रहेगी? 2 से लेके 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। बहुत बढ़िया बात है, इतना नोट कर लिए। और जो वैल्यू है, जो ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये डिपेंड करेगी प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो इतना नोट करिएगा बेटा, यहां तक सारी चीजें। और आप 1 बाय 1 इसके नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए, क्योंकि ये डाटा इतने आसानी से मिलने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए यहां तक देखिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कुछ इसके एडवांटेज भी होंगे। पहला पॉइंट एडवांटेज का है, अगर सुपर हीट इट कैपेसिटी वर्क। अगर मैंने कहा कि मैं उसको पहले मैंने ले गया 200 में, 200 ले गया और 200 डिग्री से फिर ऊपर ले गया 400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेरी स्टीम की क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए। सुपर हीट इट कैपेसिटी वर्क इंक्रीज, मतलब इसकी कैपेसिटी एरिया बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दूं तो मेरा एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया का साथ साथ मेरा वर्क डन भी बढ़ता है। हमने पढ़ा था, अगर बेसिक आपने लेक्चर देखा होगा, तो एरिया इक्वल्स टू वर्क डन। जितना एरिया कवर करेगा उतना ही वो वर्क डन कहलाएगा। बात खत्म। ठीक है, इससे क्या हुआ? इंक्रीज विदाउट हैविंग इंक्रीज द प्रेशर और हायर। ठीक है, हम वहां पर प्रेशर ना बढ़ाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो भी हमारा वर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मेरे फायदे थे किसके? सुपर हीट के। दूसरा पॉइंट था कि टेम्परेचर ऑफ सुपर हीट स्टीम रिजल्ट इन इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी होती है W नेट डिवाइड बाई Q1, या कह सकते हो आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। मैंने कहा कि मैंने कैपेसिटी बढ़ाई, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ने से वर्डन बढ़ा, वर्डन बढ़ा तो इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो इससे मुझे दूसरा फायदा मिला, टेम्परेचर बढ़ाने से मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, या कह सकते हो जो एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। T2 माइनस T1 क्या होती है? T2 माइनस T1, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बात दोनों सेम ही है, बस घुमाकर बोलने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट, सुपर हीट कंटेन मोर हीट। जो सुपर हीट होगा उसमें सबसे ज्यादा हीट होगी, भाई जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा हीट होगी उसमें। ठीक है, चलो इतना नोट करिए। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेट रीजन। तो बेटा वेट रीजन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अगर हम बनाएं वेट रीजन, ये मेरा फ्लूइड था, और फ्लूइड का मतलब यहां वाटर था, और ये पॉइंट मेरा गैस का था, इसको हमने सैचुरेशन बोला। ठीक है, अगर मैं पॉइंट ये मिड में बोलूं तो यहां पर क्या हो रहा है? ये मिड वाला जो पॉइंट है, यहां पर ये वाला गैस का हो गया, ये वाला फ्लूइड का हो गया, यानी कि बीच का क्या है? वो मिक्सिंग है। किसका? बीच वाला पॉइंट जो है, इसको बी बोल दो, ये क्या है? मिक्सिंग, या कह सकते हो ये दोनों पॉइंट अगर बीच में है तो वाटर और गैस दोनों इक्वल कंडीशन में है, तो लिख दो इक्वल बेरियम कंडीशन में है, क्योंकि मैंने उसको मिड में ले लिया। अगर इधर उधर हटाऊंगा तो ये चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हुई। और ये तो पॉइंट था सैचुरेशन, ये लिक्विड का सैचुरेशन, ये गैस का सैचुरेशन। ठीक है, चलिए बात हो गई खत्म।
इतनी बात क्लियर हुई। जो मिड पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और यहाँ पर गैस और प्लस वाटर मिक्सिंग है। तो पहला पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ वेपर इज इंक्रीज इन द मिक्सिंग द पॉइंट बी शिफ्ट द टूवर्ड द राइट साइड। अगर मैं ये पॉइंट इस साइड शिफ्ट करूं तो इंक्रीज द मिक्सिंग पॉइंट द क्वालिटी ऑफ वेपर। अगर क्वालिटी ऑफ वेपर, क्योंकि इस साइड क्या हो रहा है, वेपर आ रहा है, तो वेपर की क्वालिटी आपकी बढ़ेगी जब मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूंगा इस साइड में। इट इज अ रीजन इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर एग्जिट इक्वलिब्रियम एट सैचुरेशन टेम्परेचर। ये बीच में है तो ये क्या रहेगा, इक्वलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एचएस डायग्राम, प्रेशर कांस्टेंट कर्व आर स्टेट। अच्छा देखो, अगर हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास एचएस डायग्राम है और ये कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा, एचएस डायग्राम अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। एचएस डायग्राम कुछ इस तरीके से झुका हुआ रहेगा, ठीक है। बोला एचएस डायग्राम, एचएस मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम। एचएस डायग्राम प्रेशर कांस्टेंट कर्व आर स्ट्रेट लाइन इन वेट रीजन। अब हम बोल रहे हैं कि जो भी लाइन रहेगी वो, ठीक है, ये जहां यहां दिख रही है थोड़ा सा कर्व दिख रहा है, ये कर्व नहीं है, ये बेसिकली ये ऐसे स्ट्रेट रहेगी, ये बीच में ये कैसे रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। तो लिखा हुआ है एचएस डायग्राम प्रेशर कांस्टेंट कर्व। अब ये सब क्या है, ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, ये सब कांस्टेंट प्रेशर कर्व है। स्ट्रेट लाइन इन वेट रीजन, ये कैसे हैं, ये बीच का हिस्सा क्या है, वेट रीजन है, और लाइन कैसी है, स्ट्रेट है। एंड कर्व इंक्रीज स्लोप एंड सुपर हीट रीजन। अब इनकी स्लोप लगातार, ये सुपर हीट रीजन है, ये लिक्विड रीजन है, ठीक है। इनकी स्लोप लगातार बढ़ रही है, मतलब ये कहीं जाके, ये आगे आके कहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये डाइवर्ज हो रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट पे जाके भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये डाइवर्ट लाइन कैसे हो रही है, ऐसे फैलती चली जा रही है और इनकी स्लोप लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी हीट की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ रही है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने स्लोप यहां देखा तो यहां पर स्लोप थीटा, अगर मेरी स्लोप भी बढ़ रही है, अगर मैं यहां लिख सकता हूं, यहाँ पे स्लोप अगर आपकी इंक्रीज कर रही है तो स्लोप क्या होगी, डेल्टा एच अमॉल डेल्टा एस, यही तो होगी। अगर मेरी स्लोप बढ़ रही है इसका मतलब मेरी हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, स्लोप इंक्रीज, दैट मीन इसका मतलब है हीट कैपेसिटी इज आल्सो इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है, इज आल्सो इंक्रीज। और बहुत ध्यान रखिएगा, जो बेटे जो मतलब जो भी लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो ये पूछ सकता है कि एचएस डायग्राम में वो लाइन स्ट्रेट क्यों होती है और कहां पर होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइन स्ट्रेट रहेगी वो ओनली फॉर वेट रीजन में रहेगी। किस में रहेगी, वेट रीजन में रहेगी। बाकी जो लिक्विड रीजन में है या सुपर हीट रीजन में है, ये लाइनें क्या हो रही है, कंटिन्यूअस स्लोप कर्व में आ रही है। और स्लोप कर्व जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब हीट कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब आपका वर्डन भी बढ़ रहा है। इतना नोट करिए बेटा यहां तक। चलिए इतना नोट हो गया। नेक्स्ट बात क्या है, सेंसिबल हीट। बेटा सेंसिबल हीट कुछ नहीं है, सेंसिबल हीट ओनली फॉर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये फेस चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, फेस चेंज नहीं करेंगे। कंडीशन ये है कि फेस चेंज नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज अ सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में ओनली फॉर टेम्परेचर इंक्रीज, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सेंसिबल हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, या फिर लिख सकते हैं Q इज इक्वल, क्योंकि ये हीट ही तो है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो सेंसिबल हीट किस लिए यूज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। और जो C की जो वैल्यू है वो 4.21 किलो जूल पर केजी केल्विन रहेगी। 4.21 कितनी रहेगी, 4.21, ठीक है, इतना नोट करिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट है इसको हिडन हीट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिडन हीट, ठीक है। हीट ट्रांसफर एसोसिएट ड्यूरिंग द फेज चेंज नोन एज लेटेंट हीट। मतलब फेज चेंज का मतलब मैंने जैसे बोला कि वाटर से हमने कहां ले गए थे, इसको स्टीम में ले गए थे, मतलब फेज चेंज कर रहे थे। अब टेम्परेचर यहाँ पर ये कौन रिस्पॉन्सिबल, ये लेटेंट हीट रिस्पॉन्सिबल। इसको भी हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ठीक है। ओनली फॉर लेटेंट हीट इज हिडन हीट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ
इंक्रीज द या फिर चेंज द फेस, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फेस चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अभी एक चीज और यहां देख सकते हैं हम लोग, मैं यहां बना देता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं एच एस डायग्राम की, एच एस डायग्राम, ये मेरे कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। मैंने बोला P1, P2, P3 एंड P4। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूअस प्रेशर को बढ़ा रहा हूं। तो बेटा देखो यहाँ पर जो स्लोप है, बीच में जो वेट रीजन है वो एच एफ जी क्या हो रहा है, ये बीच का जो वेट रीजन है वो भी तो घट रहा है। यानी कि जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो एच एफ जी मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एट द क्रिटिकल पे, एट क्रिटिकल पॉइंट पर एच एफ जी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। एच एफ जी जीरो क्यों हो गया? क्योंकि हमको पता है कि जो भी लिक्विड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गैस पर। और कितना प्रेशर लगा रहे हैं, जो प्रेशर हमने अप्लाई किया 221.1 या 222, ठीक है, बार का हमने प्रेशर अप्लाई किया किसी लिक्विड के ऊपर। वो लिक्विड जो है वो डायरेक्टली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। वो बीच का हिस्सा मतलब उसने लेटेंट हीट को गेन ही नहीं किया, वो डायरेक्टली कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो प्रेशर जैसे मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं और प्रेशर बढ़ाने पर एट द क्रिटिकल पॉइंट पे एच एफ जी जीरो होता है। ये हो गई एच एस की बात। अगर यही बात करें मैं पीवी की, अगर यही बात कर लें, अगर जैसे एच एफ लिखा और ये अगर ये एस एफ जी हो जाए, अगर इसी को मैं एस एफ जी लिख दूं तो ये नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख लीजिएगा, एस एफ जी भी डिक्रीज करेगा जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा। और एट द क्रिटिकल पर, एट द क्रिटिकल पॉइंट पर एस एफ जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट बेटा ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम पीवी डायग्राम पे, ठीक है। पीवी डायग्राम पे वही बात, कहानी वही है सब, कंटिन्यूस प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। और ये क्या है, वी लिखा हुआ, तो बीच में क्या होगा, ये वी एफ जी होगा, मतलब गैस और फ्लूइड का डिफरेंस। जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा वी एफ जी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे वी एफ जी जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट, सब जान गए कैसे लिखेंगे। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये हो गया और तीनों पॉइंट एसएससी पूछ चुका है, तीनों के तीनों पॉइंट उसने एसएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। अब इनकी बात कर लें, डिग्री सिस्टमेटिक ढंग से बात करते हैं। ये जो सारी चीजें हमने बताई वो सब लिखी हुई है इसके अंदर। पहला पॉइंट है कि प्रेशर इंक्रीज लेटेंट हीट डिक्रीज। भाई प्रेशर बढ़ा, लेटेंट हीट डिक्रीज, एट द क्रिटिकल पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज जीरो। मतलब मैंने प्रेशर बढ़ाते ही एट द क्रिटिकल पर, तो मेरा एच एफ जी, हमने बोला एच एफ जी भी, प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा एच एफ जी घट रहा है। एट क्रिटिकल पॉइंट पर एच एफ जी क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि वेपोराइजेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड गेट डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है किससे, लिक्विड से गैस में। डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द क्रिटिकल पॉइंट जीरो, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होता है एट द क्रिटिकल पॉइंट पर। क्यों होता है, आपको अगर बेसिक लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो आपको वहां पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से, अगर मैं ऊपर निकल जा रहा हूं बेटा, इस पॉइंट से, ये जो मेरा ये क्या था, ये क्रिटिकल पॉइंट था, और इससे मैं ऊपर निकल जा रहा हूं, तो अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड डू नॉट एग्जिट। अगर मैं क्रिटिकल से ऊपर निकल रहा हूं तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू है वो लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ फेस चेंज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन हमने पढ़ी थी। अगर हम बात करें तो कैसी थी, ये कुछ इस तरीके से थी, और ये ऐसे चल रहे थे बेटा हम लोग, ठीक है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। और अगर हम पीवी की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे चल रही थी। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसको हम ऐसे चलेंगे, इसको हम ऐसे चलेंगे। तो यहां पर गैस है, ठीक है, यहां पर क्या है, ये वेट कंडीशन है, और यहां पर लिक्विड है।
तो हम कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर इतना बढ़ा रहे हैं कि गैस को इतना कंप्रेस कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि वो फेस को होते होते डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट। मतलब मैंने उस पर इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया, सॉरी टेम्परेचर अप्लाई कर दिया कि वो प्रेशर उसका जैसे बढ़ाया, प्रेशर जैसे ही बढ़ा और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस बढ़ाते चले जा रहे हैं, कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, तो मेरा प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि मेरी जो गैस थी वो लिक्विड में एग्जिस्ट कर जाएगी, इतना प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन डायग्राम आइसोथर्मल पास, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। ठीक है, टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल। द पासिंग थ्रू द क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल आइसोथर्मल, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल आइसोथर्मल। बात एक ही है। अबव द क्रिटिकल पॉइंट आइसोथर्मल आर कंटिन्यूअस कर्व दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो प्रेशर अप्रोच इक्वेटरल हाइपरबोला प्रेशर इंक्रीज। अगर इसको इतना प्रेशर बढ़ा दिया तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपरबोला प्रेशर। क्या बोलेंगे, हाइपरबोला प्रेशर। इंक्रीज डिक्रीज वी एफ जी एट द क्रिटिकल पॉइंट, वही हमने बात की थी, वी एफ जी क्या हो जाएगा, एट द क्रिटिकल पॉइंट पर 0 हो जाएगा। भाई ऐसी बात है, तीनों डायग्राम बता चुके हैं, नहीं है ध्यान आए तो देख लो। ये देखो पहला डायग्राम ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा हमने यही कर दिया कि इसको एस मान के। ठीक है, तो 3 कंडीशन हमारी हम बता ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेंट हीट, इसको ऐसे लिख लेगा, लेटेंट हीट रिमेन 0 अबव द क्रिटिकल प्रेशर एंड आल्सो द फ्लशिंग फिनोमेना कंटिन्यूअसली। अगर मैं बोल रहा हूं कि 0 अबव द क्रिटिकल प्रेशर, अगर क्रिटिकल प्रेशर मेरा इससे ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो कैसा होगा, फ्लशिंग फिनोमेना होगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा कि वो लिक्विड में है कि वो गैस में है, तो ये बार बार फ्लशिंग फिनोमेना इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट एंड ड्राइनेस फ्रैक्शंस आर क्रिटिकल पॉइंट अनडिफाइंड बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। भाई हमने कहा कि जैसे मान ली कि अगर हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करें, कहाँ बनाऊं, यहां बना देता हूं छोटा सा, ये जो लाइनें हैं ये सारी क्रिटिकल पॉइंट हमारा, और ड्राइनेस फ्रैक्शंस लाइन किससे मिलकर यहीं से सब जाती हैं, पास होती हैं। ये जो डोम बनता है वो ड्राइनेस फ्रैक्शंस लाइन से ही मिलके बनता है बेटा, डोम जो बन रहा है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन से मिलके बनना है। और ये ऊपर जाएंगे, इससे क्रिटिकल से ऊपर से बात कर, सब कहां से डिफाइन हो रही है, निकल रही है, ये क्रिटिकल पॉइंट से निकल रही है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगी तो इसका मतलब ये अनडिफाइन हो जाएंगे। द क्रिटिकल पॉइंट अनडिफाइंड बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, क्योंकि यहां पर डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0 है, हमको वैल्यू का पता ही नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग वाटर। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि लॉ कहता है, मैं नहीं कर रहा, लॉ कर रहा है, पी इज द प्रोपोर्शनलिटी। अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। द पॉइंट इंक्रीज एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज, यानी कि अभी हमने बात की HFG मेरा डिक्रीज, और एट द क्रिटिकल पॉइंट HFG आर 0, HFG आर 0। इतना नोट करिए बेटा। यहां तक किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो रही है तो बोलो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शंस। ड्राइनेस फ्रैक्शंस अभी हमने देखा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसको एक्स से नोट करते हैं, या इसको क्वालिटी बोलते हैं, या फिर इसको क्वालिटी बोलते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है बेटा, हमने कहा कि जितने भी हैं, पीवी ग्राफ है मेरा, और जितनी भी लाइंस पास होंगी इस क्रिटिकल पॉइंट से ही पास होंगी, सारी की सारी। ठीक है, और डोम किन से मिलके बना, अभी बात की डोम किससे मिलके बना है, सारी की सारी ड्राइनेस फ्रैक्शन से लाइन से बनना है। यानी कि डोम पर जो हमने वैल्यू लिखी थी, डोम कहां से जाएगा बेटा, 0 से 1 के बीच ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, डोम जब भी ड्रॉ होगा वो 0 से 1 के बीच ही ड्रॉ होगा। अगर 0 से अंदर कर दिया या बाहर कर दिया तो आपका डोम गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस ही मेरा वाटर चल रहा है, बाकी बात तो कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो जितनी भी ड्राइनेस फ्रैक्शंस लाइन है, यानी कि इधर मेरी ये क्या है, ये मेरा लिक्विड है, ठीक है, इधर मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्वालिटी मेरी इधर बढ़ रही है, यानी कि एक्स जो है वो राइट साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। लिखा है इट इज द रेशियो ऑफ
इसको x को लिखते हैं, इट्स अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर यानी कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई टोटल मास, मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस। और ऐसे लिख सकते हो मास ऑफ गैस या वेपर एक ही बात है, या टोटल मास। ठीक है, क्योंकि वेट कंडीशन है तो टोटल मास होगा, फ्लूइड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन कन्वर्ट एट द क्रिटिकल, सारी की सारी कहां से पास हो रही हैं, सारी की सारी क्रिटिकल पॉइंट से कन्वर्ट हो रही हैं। क्वालिटी हैज ए सिग्निफिकेंस फॉर सैचुरेटेड मिक्सिंग मिक्सचर ओनली, ये क्वालिटी जो सिग्निफिकेंस है वो किसका है, मिक्सिंग का। मतलब यहां पर मिक्सिंग का मतलब यहां पर लिक्विड भी है, यहां पर लिक्विड भी है और प्लस गैस भी है, तो मिक्सिंग से हो रहा है सब कुछ। नो मीनिंग कंप्रेस्ड लिक्विड, जैसे हमने पढ़ा सुपर हीट रीजन, सब कूल्ड रीजन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस कंपटीशन को समझने के लिए। तो नो मीनिंग कंप्रेस लिक्विड एंड सुपर हीट लिक्विड द वैल्यू 0 to 1, हमेशा जो x की वैल्यू है, जो क्वालिटी है, वो 0 से 1 के बीच ही चलेगी। जैसे हमने बोला कि अगर हम स्टीम पावर प्लांट कुछ दिन बाद पढ़ेंगे तो क्वालिटी जो होती है 0.85% हम लेते हैं। कितनी लेते हैं, 0.85% या 0.9 तक डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनटीपीसी जो इस्तेमाल कर रहा है वो 0.85% यूज करता है। ठीक है, अभी 9 तक गया है, लेकिन अभी 8.5 की बात करते हैं। 8.5 बात करें, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने टरबाइन में 15 मतलब 100 में से अगर 85 निकालोगे तो 15% मैं कह रहा हूं कि वाटर को अलाउ कर सकता हूं, उससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता। अगर उससे ज्यादा अलाउ करूंगा तो कोरोजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मेरी जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं क्वालिटी को मेंटेन रखूंगा। क्वालिटी कहां तक मेंटेन रखूंगा, ये पैरामीटर है मेरे, 0.85 तक मैं अपनी पैरामीटर्स को मेंटेन रखूंगा। अगर इस पैरामीटर को मैंने अनडिफाइन किया, मतलब इससे मैं नीचे गया, तो इससे मेरे पूरे प्लांट को नुकसान होगा। और जो करोड़ों अरबों का प्लांट लग रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैं प्लांट एक बार स्टेबल कर रहा हूं 100 साल के लिए, तो प्लांट अगर आपने इसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखा तो इसका मतलब 100 साल का प्लांट नहीं चलेगा, वो 10 से 20 साल के अंदर ही डैमेज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पानी के अंदर क्या होता है, कोरोजन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, बहुत सारी इंप्योरिटी है। अगर वो इंप्योरिटी टरबाइन के अंदर चली गई, बॉयलर्स के अंदर चली गई, तो वो क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग समझ रहे हैं ना, जब वो भी आपकी देखिएगा टंकी होती है, इसमें पानी निकलता है ना, नई नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल चमकती होगी। अगर आप लगातार उसको साफ नहीं करें तो आपकी टंकी का जो एरिया वो कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि जो वाटर में जो इंप्योरिटी थी वो क्या है, किनारों पे जमना शुरू हो गई है। अगर आप उसको कभी निकालेंगे, साफ करेंगे बहुत टाइम के बाद, तो वो क्या होगा, मेटल को इरोड कर देगा। अब मेटल को इरोड करेगा तो आपका डाया क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, आपका प्लांट डैमेज होगा। हमें ये नहीं करना है, हमें पिटिंग एक्शन जनरेट नहीं करना है। अगर पिटिंग एक्शन जनरेट होगा यानी गड्ढे पड़ेंगे तो हमारी एफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए एक बाद में बात डिस्कस करते हैं, इतना समझ लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, इतना पॉइंट देखिएगा। यहां तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो बोलिए। चलिए अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहीं से हम समझ लेते हैं, मैं इसका डेरिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर फॉर्मूला लिखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, वी लिखेंगे वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। ये जो सफिक्स में लगा रहे हैं ये हमारे जर्मन ने दिए थे। एफ और जी की जो वैल्यू लगा रहे हैं, एफ और जी बार बार लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये किसने दिए थे, ये जर्मनी ने दिए थे। ठीक है, ये स्पेसिफिक का फॉर्मूला हो गया। अगर ऐसी एंथैल्पी हो, H इज इक्वल टू एच एफ, और ये सब फॉर्मूले यूज होंगे, एक्स एच एफ जी। ठीक है, ऐसे ही S इज इक्वल टू एस एंट्रोपी का हो जाएगा, एस एस एफ जी। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं, इसका डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फार्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें याद करने के लिए। और ये सारी वैल्यू हम स्टीम टेबल से ही डिफाइन करेंगे, आप ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं लगा सकते। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का क्या हो जाएगा, यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी। ठीक है, तो ये 3-4 फार्मूले याद रख लेंगे, इनसे आगे हमें न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेरियस पॉइंट। पहला पॉइंट है मेरा, हमने पढ़ रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेरियस पॉइंट। एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे कि वो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, ये
तो इस ग्राफ में मेरा एंथैल्पी यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, तो उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, पहला है व्हेन द पॉइंट इन द सैचुरेटेड वेपर कर्व। अगर मैं बात करूं टीएस कर्व में, अगर मेरे पास टीएस कर्व है या पीवी कर्व ले लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, और ये फ्लूइड है और ये मेरा गैस है, बोला है व्हेन द पॉइंट ऑन द, अब ये पॉइंट कहां है, ये यहां पर है, किस पर है, सैचुरेशन कर्व। ये वाला पॉइंट क्या है, सैचुरेशन वेपर कर्व। ठीक है, इस पॉइंट पर है। तो यहां से लेके बेटा यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो Hg हो जाएगी। बीच में क्या है, HFG है, मतलब लेटेंट हीट है, और ये वैल्यू कितनी है यहां से लेके यहां तक, HF है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। और ये वाला पॉइंट क्या है, वो H1 के बराबर है। तो H1 किसके बराबर है, H1 जो है किसके बराबर है, सॉरी ये तो F होगा ना, ये किसके बराबर है, F के बराबर है। ठीक है, तो HF प्लस HFG, और या HFG ना लिख के इसको लिख लो लेटेंट हीट, क्योंकि ये लेटेंट हीट, बीच का हिस्सा क्या है, वो लेटेंट हीट है। तो H1 क्या है, H1 माइनस HF इज इक्वल टू HFG, और H1 क्या है, वो Hg के बराबर है। Hg माइनस HF, इसको हमने क्या बोला, लेटेंट हीट बोला। इसका मतलब ये इससे डिफाइन हुआ बेटा, जब भी आप लिखोगे HFG, इसका मतलब है वो Hg माइनस HF है। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक नोट करिए। चलो, ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट कहां हो गया, वो हो गया वेट रीजन में। ठीक है, ये मेरा यहां पर पॉइंट हो, ये गैस है और ये मेरा फ्लूइड है। ठीक है, कहां हो गया, मेरा वेट कंडीशन में हो गया। यानी कि जो क्वालिटी है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा HFG है। अगर मैंने मिड में बोला है तो x मल्टीप्लाई कर दो, x HFG, और ये इधर भी क्या हो जाएगा, x HFG। ठीक है, यहां से लेके यहां तक HF है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक H1 है, और यहां से लेके यहां तक पॉइंट Hg है। यहां तक देखिए बेटा, कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए बात करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं, बस हमें समझना है क्या करना है। अब देखो H1 जो है, मैं यहां से लिख रहा हूं H1 जो पॉइंट माना था किसके बराबर है, एक तो मैं लिख दूं यहां से लेके यहां तक है HF, एक तो HF है। ठीक है, प्लस यहां पर क्या है, x HFG है। ठीक है, कितना है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज सुपर हीट में चली जाए, यही चीज सुपर हीट में चली जाए, तब क्या होगा, इसी चीज को सुपर हीट में ले जाइए। तो मेरा चौथा पॉइंट हो गया, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहां चला गया, वो सुपर हीट में चला गया। टीएस डायग्राम बना लो, कहां चला गया, ये 1 सुपर हीट रीजन में चला गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, ये वेपर है, पूरा वेपर तो है ही, यानी कि ये टोटल डेल्टा H, एंथैल्पी कितनी बड़ी हमको नहीं पता। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये H1 हो गया। ठीक है, ये फ्लूइड है, F है, तो यहां से लेके यहां तक HF हो गया ये। ठीक है, और कोई दिक्कत यहां तक, और ये वाला पॉइंट तो गैस है ही, यहां से लेके यहां तक Hg हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, बोलो। तो जो H1 है वो किस किस के बराबर है, वो H1 जो है बेटा, H1 जो है वो एक Hg प्लस डेल्टा H के बराबर है, और इसको बोलते हैं हम 1 से, इसको बोल दो 1 और ये 2। ठीक है, तो यहां से जब हम H1 निकालेंगे तो Hg प्लस डेल्टा जो H है उसको mCp डेल्टा T। ठीक है, ये यहां से लिखेंगे, और Cp की वैल्यू क्या थी हमारे, 2 से लेके 2.1 तक हमने वैल्यू मानी थी।
ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए, यहाँ तक किसी को पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मोले डायग्राम की। ये देखा, बहुत टिपिकल सा दिख रहा होगा मोले डायग्राम, ठीक है। इसको हमें डिस्कस करना है सारी चीज़ों पे कि ये सारी की सारी कहाँ लाइनें, एंथैल्पी लाइन्स हैं, ठीक है। और हमको ये सारा डायग्राम भी पढ़ना है, इसके हम स्टीम टेबल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये हमारा कौन सा डायग्राम है, मोले डायग्राम या एचएस डायग्राम, ठीक है। मोले डायग्राम या एचएस या फिर एचएस डायग्राम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एचएस डायग्राम या मोले डायग्राम, ये क्या है, ये सब, ये देखो यहाँ पर एंथैल्पी, इसको एच, और यहाँ पर ये एंट्रोपी एस और ये एच, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा इसमें, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो एचएस डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनना था बेटा। किस तरीके से बनना था, एचएस डायग्राम इस तरीके से बनना है। एचएस डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस नोन एज अ मोले डायग्राम। जब भी एचएस डायग्राम को जनरेट किया गया था वो कैसा माना गया था, प्योर सब्सटेंस का माना, मतलब होमोजीनियस को मान के किया गया था। क्या मान के किया गया था, होमोजीनियस को मान के किया गया था, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है। अब हमने पढ़ा था, अब एचएस का मतलब है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी प्लस वी डेल्टा पी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, इसको डेल्टा लिख लो, ये क्या था, डेल्टा क्यू हो जाएगा, प्लस वी डी पी। अब यहां पे जो लाइनें हम खींच रहे थे वो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू खत्म, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको लिखें टी डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू टी। जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, इसका मतलब है मेरा स्लोप बढ़ेगा तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर हम इसको टीएस डायग्राम को इसको ऐसे दिखा दें, कोई भी लाइनें ले लो, और ये 1 से 2, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 बोल दिया हमने। और ये जो लाइनें हैं जो कर्व चले वो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है सारी की सारी, ठीक है। और ये इसको P1 P2 बोल दो, ये P1 है, ये P2 है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो वही लिखा है, द स्लोप ऑफ द कर्व ऑन एचएस डायग्राम एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर्स बट 1 to 2 फेस चेंज। वही 1 to 2 जो चल रहा है, यहां से क्या हो रहा है, वो फेस चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। फेस चेंज देयर आर अबाउट द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट कांस्टेंट एज अ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एज अ स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट। अगर मेरा देखो, अगर मैंने इसकी यहां पे लिखूं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है, इज इक्वल टू टी। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरा स्लोप भी कांस्टेंट है, या इस तरीके से लिखते हो, स्लोप इज प्रोपोर्शनली टेम्परेचर। अब समझ में आया कि अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट तो मेरी स्लोप भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कहानी सारी यहां से निपट गई। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यही पार्ट हमने एचएस डायग्राम पे दिखाएं तो सारी की सारी लाइन जो हैं, ये लाइनें कैसे चल रही हैं, ये ऐसे चल रही हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये डाइवर्जन हो रहा है, और इधर साइड में कन्वर्जन हो रहा है। और ये जो लाइन बीच में रहेंगी वेट रीजन में, ये कैसे रहेंगी, ये स्ट्रेट रहेंगी। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट रहेंगी। कैसी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। और ये कौन सी स्लोप, P1 और P2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, सारी सारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, स्लोप कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर कांस्टेंट लाइन ऑन मोलर डायग्राम इज इक्वल टू द टेम्परेचर, इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट एंड प्रेशर लाइन डाइवर्ज इन सुपर हीट रीजन। ये क्या है, डाइवर्ज हो रही है और सुपर हीट रीजन में डाइवर्ज हो रही है, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्लोप आल्सो इंक्रीज। मतलब हमने कहा इस साइड में, जैसे भी हमने लिखा, स्लोप इज प्रोपोर्शनली टेम्परेचर। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इधर स्लोप भी मेरा बढ़ रहा है, या वही हमने डिस्कस किया कि स्लोप मेरा बढ़ रहा है तो उसका मतलब मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इंक्रीज एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन हायर टेम्परेचर साइड हैव मोर स्लोप। भाई जाहिर सी बात है कि इधर ज्यादा स्लोप होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो स्लोप बढ़ता रहेगा, मोर स्लोप। सो इन वेट रीजन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इस लाइन पर ये वाला बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, दिखने में नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये एक ही लाइन है यहाँ पर, ठीक है।
क्योंकि P इज अ प्रोपोर्शनलिटी, दोनों एक ही पॉइंट पर शिफ्टिंग हो गए हैं, ठीक है। कांस्टेंट स्लोप एंड कांस्टेंट एंड हेंस देयर एन स्ट्रेट लाइन वेट रीजन, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आप स्टीम पावर प्लांट भूल जाइए, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे गेट कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आया तो स्टीम पावर प्लांट रत्ती भर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, सारी चीजें डिस्कस कर दी यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट बेसिकली ये जो लाइंस हैं, ये क्या है, सब्लिमेशन कर्व है, ठीक है। ये वाली लाइंस क्या, सब्लिमेशन कर्व है, ये फ्यूजन कर्व है, या फ्यूजन, ठीक है, और ये आपका गैस रीजन है, ठीक है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट, जहां पर ट्रिपल का मतलब है कि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करें, जिसका टेम्परेचर कितना हो, 0.0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना हो, टेम्परेचर मेरा इतना हो और प्रेशर मेरा इतना हो, ठीक है। तब वो उसको क्या कहलाएंगे, ट्रिपल पॉइंट। और यहां पर बेटा इसका मतलब है, यहां पर एंट्रोपी जीरो है, टेम्परेचर भी जीरो है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है यहां पर वॉल्यूम भी क्या है, वो जीरो है, सब कुछ क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊंगा तो मेल्टिंग करूंगा, अगर मैं लिक्विड से सॉलिड में आऊंगा तो मैं फ्रीजिंग करूंगा, ठीक है। वही कंडीशन यहां पर है और ये जो सारी लाइंस है, ये बॉर्डर लाइंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन। इधर जाओगे तो ये दूसरा बॉर्डर है, इधर आएंगे तो दूसरा बॉर्डर है। अगर लिक्विड से मैं उसमें जा रहा हूं गैस में, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं, वेपोराइजेशन कर रहा हूं। अगर मैं गैस से लिक्विड बना रहा हूं तो मैं कंडेंसेशन मतलब ठंडा कर रहा हूं, कंडेंसेशन कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सॉलिड से कहां जा रहा हूं, गैस में जा रहा हूं डायरेक्टली, तो क्या कर रहा हूं, सब्लिमेशन कर रहा हूं। अगर मैं वेपर से सॉलिड में जा रहा हूं तो डिपोजिशन कर रहा हूं इतना ध्यान रखिएगा यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए यहां तक किसी को कोई पॉइंट हो तो बताइए। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पर इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है जीरो होती है। चलिए अब बात करते हैं, ये जो जनरली जो होता है वो नेगेटिव स्लोप में होता है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव स्लोप में होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव स्लोप, लेकिन नेगेटिव स्लोप में वही कुदरत ने इसको ऐसा दिया हुआ है कि जब भी आपका लिक्विड जमेगा वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जमेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल टी डायग्राम है उसी को देखकर बनाया गया था सारी की चीजों पर, और यहां पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये जो सब्लिमेशन लाइन है, ये जो सब्लिमेशन लाइन है, यहां पर डी फ्रॉस्टिंग और फ्रॉस्टिंग रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है। आगे हम डिजाइन करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम आरएसी में, ठीक है। तब हम इसको डिटेल में फ्रॉस्टिंग डिफ्रॉस्टिंग रेफ्रिजरेटर होता क्या है और हम इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नीचे हम टेम्परेचर पर जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, इसका हम आंसर आपको आरएसी में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सब्लिमेशन वेपोराइजेशन कर्व स्लोप पॉजिटिव, भाई है ठीक है, बात है। नेक्स्ट है फ्यूजन कर्व पॉजिटिव एंड नेगेटिव, भाई पॉजिटिव देखिए जनरली नेगेटिव ही लेते हैं, लेकिन मानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कर्व मोस्ट ऑफ सब्सटेंस हैविंग ए पॉजिटिव, मोस्ट के लिए पॉजिटिव लेकिन वाटर के लिए नेगेटिव। द फ्यूजन लाइन्स ऑफ वाटर नेगेटिव स्लोप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लेस देन जीरो इंडिकेट दैट द लाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर। अगर मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर, अगर मैं मेरी जो बर्फ है पिघला रहा हूं तो मेरा जो पिघलने पर मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाउएवर मस्ट बी स्लोप पॉजिटिव, द स्लोप फ्यूजन कर्व फॉर वाटर इज नेगेटिव ऑन पीटी डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पर्पज से, ठीक है। बाकी तो ठीक है, सारी चीजें बात समझ में आ रही है, लेकिन ये पॉइंट एसएससी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना नोट करिए बेटा यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं टीपी डायग्राम की।
चलिए बना लेते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट शो इन लाइन पीवी डायग्राम, ठीक है। तो हम ये डायग्राम बना रहे हैं, ये इस तरीके से बना रहे हैं। ये तो हमने बोला था ये क्रिटिकल पॉइंट था, और ये जो लाइन बना रहे हैं ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन। और ट्रिपल पॉइंट लाइन किससे शो हो रही है? एक लाइन से शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा दें, ये हमारा पीवी डायग्राम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पीवी ग्राफ जब भी ड्रॉ करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट एज ए पॉइंट से शो होगा, लेकिन पीवी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट एज ए लाइन से शो होगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एसएससी गेट बहुत बार पूछ चुके हैं इसको, और छोटा सा टॉपिक है, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट जो है एक लाइन से शो हो रही है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं सारी चीज़ें। आपका बेसिक लगभग खत्म हो चुका है, तो किसी को अगर दिक्कत हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को प्रमोट करिएगा, ठीक है, जिससे और भी बेहतरीन चीज़ें हम आपको दे सकें। नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्टीम पावर प्लांट स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको क्वालिटी वीडियोस आपको बना के देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।